चलो शुरू करते हैं। उर्मिला का विरह वर्णन। हम सब जानते हैं उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है और रामायण कथा में पूरी याद है। तो रामायण कथा पर आधारित एक ग्रंथ लिखा है साकेत, जो खड़ी बोली पर आधारित है और कहा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला राम कथा पर आधारित महाकाव्य माना जाता है। ऐसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य आधुनिक काल में माना जाता है प्रिय प्रवास, जो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हमें देखना है साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राम कथा पर आधारित एक महाकाव्य है। कौन सा? साकेत, जिसमें कवि ने राम कथा की उपेक्षित पात्र कौन है? उर्मिला। कई लोग उसको भूल गए, इसलिए इसको क्या कहा? उपेक्षित पात्र। तो उपेक्षित पात्र उर्मिला को केंद्र में रखकर कथा वस्तु यानी कहानी का निर्माण किया गया है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया, मनो यानी बड़े मन से किया है। उसके विरह वर्णन में मार्मिकता है, मार्मिकता यानी मर्म यानी हमारे हृदय को छू जाए। सजीवता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। एवं विरह व्यथित हृदय की टीस यानी पीड़ा भी है। विरह से दुखी हृदय है उसका, उसकी पीड़ा भी इसमें व्याप्त दिखाई देती है। उर्मिला का विरह वर्णन निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखना, कभी भी निम्न कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रयोग करना चाहिए निम्नलिखित। निम्न का मतलब छोटा हो जाता है, निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ है, या अग्रलिखित कर सकते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहला शीर्षक है विरह में प्रकृति निरूपण। अब देखिए क्या होता है, जब कोई विरही होता है, वियोगी होता है, तो प्रकृति जैसा ऐसा लगता है कि प्रकृति उसके साथ बदल रही है। जब संयोग काल होता है तो प्रकृति की हर चीजें अच्छी लगती है और वियोग काल में सारी चीजें बुरी लगती है। तो ऐसे यहाँ पर शरद ऋतु का आगमन होता है। तो शरद ऋतु के आगमन पर एक खंजन पक्षी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं और धूप खिल गई है। सरोवर है जल से भरे हुए दिखाई दे रहे, एकदम साफ साफ, क्योंकि बारिश में तो इतने बादलों के कारण इतना साफ दिखाई नहीं देता है। अब शरद ऋतु में आसमानी आकाश दिखाई देता है, तो सरोवर का जल भी साफ दिखाई दे रहा है और हंस उनमें क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। विरहणी उर्मिला को शरद ऋतु के रूप में अपने प्रिय लक्ष्मण के विभिन्न अंगों के दर्शन हो रहे हैं। यानी शरद ऋतु आ रही है तो प्रकृति को देखकर अपने पति लक्ष्मण के शरीर को महसूस कर रही वह अपनी सखी से कहती, क्या कहती है कि निरख यानी देख सखी, ये खंजन पक्षी आए हैं। अब कह रही खेल खंजन पक्षी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उन मेरे रंजन ने, रंजन यानी लक्ष्मण, मेरे प्रिय लक्ष्मण ने अपने नयन यानी अपने नेत्रों को मन भाए यानी मन में खुशी होकर इधर फेरे यानी मोड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है खंजन पक्षी नहीं आए, बल्कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने अपने नेत्रों को मेरी ओर मोड़ दिया है, मेरी ओर देख रहे हैं। तो यह है प्रकृति का निरूपण विरह में भी उर्मिला के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु, जब एकदम कड़ाकेदार ठंड पड़ती है उसे कहते हैं हम शिशिर ऋतु। झाड़ा कहते हैं, उसे पत्ते भी झड़ जाते हैं बेचारे। तो कहते हैं कि इसी प्रकार शिशिर ऋतु के सारे उपादान यानी सामग्रियां हैं बिरहणी उर्मिला को अपने तन में ही दिखाई पड़ते हैं, अपने शरीर में ही दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार वन उपवन पतझड़ के कारण शुष्क हो गए हैं, उनके पत्ते सब सूख गए हैं, उसी प्रकार उर्मिला का शरीर विरह में क्या हो गया है? सूख गया है। देखो प्रकृति से अपने आप को जोड़ रही है। मुख एवं शरीर क्या हो गया है? कुम्हला गया है। आंखें मोती रूपी आंसू बरसाती रहती है और वह कहती हैं कि शिशिर, हे शिशिर ऋतु,
न फिर गिरी वन में आ, यानी इस गिरी वन यानी इस पहाड़ी वन में तू वापस मत आ। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए वो मैं तुझे इस निज नंदन में यानी अपने शरीर रूपी उपवन से दूंगी, इसलिए तू वापस इस वन में मत आना। अगर अब आप चाहें तो एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ तक खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल भी अगर इजी लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको? हाँ या ना बताइए। विनीता? आया सर, आया, मैं बोल रही हूँ ना, ओके आया। ओके, आवाज कट रही थी आपकी। दिव्या, दिव्या आवाज आ रही है? ओके, तो ये हुआ पहला बिंदु। अब बात करते दूसरा बिंदु, बिरहणी उर्मिला का दर्प। दर्प का मतलब मैंने बताया था, अहम भी कहते हैं, स्वाभिमान भी कहते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं। बिरहिणी उर्मिला को काम वास भावना भी सता रही है। काम भावना कौन जागृत करते हैं? कामदेव। तो वह कामदेव से कहती हैं कि भी मैं तो अबला हूं और फिर वियोग व्यथा से पीड़ित हूं, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। अब आपको पता है कि हमारे कामदेव के पास 5 पुष्पों के बाण हैं, तो वह अपनी भावनाओं को उन बाणों के माध्यम से हम पर प्रहार करते हैं। तो उर्मिला कह रही है कि मेरे ऊपर प्रहार मत करो तुम, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है, किसे कह रहे हैं? कामदेव को, तो उसे मेरे पति पर न्योछावर किया जा सकता है। और यदि तुम्हें अपनी अपनी पत्नी रति, रति आपने सुना होगा, कामदेव की पत्नी है जो बहुत ही सौंदर्यशाली है, उस रति के रूप का घमंड हो तो लो मेरी चरण धूलि ले जाओ और उस पर क्या कर दो? न्योछावर कर दो। इस प्रसंग को निम्न पंक्तियों में उन्होंने कहा है, क्या कहा है? कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो। कामदेव को कह रही है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो, क्योंकि मैं अबला बाला हूँ, वियोगिनी, जिसका पति बाहर गया हुआ है, तो कुछ तो थोड़ी मुझ पर दया विचार करो। उसके बाद बात करते हैं दूसरा बिंदु, बिरहणी उर्मिला का दर्प। समझ में आया भाई दूसरा बिंदु? हाँ या ना बताते रहिए, नहीं आया हो तो आगे समझा दूंगा आ गया वापस। सर, आ आ गया? गया। ओके ओके। अब तीसरी बात करते हैं, प्राचीनता एवं नवीनता का समावेश। अब देखिए उर्मिला के विरह वर्णन में एक और प्राचीन परिपाटी का निर्वाह किया। परिपाटी यानी परंपरा, जो प्राचीन परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए विरह ताप, विरह जन्य कृशता यानी दुर्बलता तथा अश्रु प्रवाह का समावेश है। मतलब आंसू बह रहे हैं तो दूसरी ओर उसमें कहीं भी अस्वाभाविकता न होकर सर्वत्र मनोवैज्ञानिकता अपनाई गई है। देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के चक्कर में ऐसा लगता है कि अस्वाभाविकता आ जाती है, मतलब नेचुरलपन नहीं दिखता है उसमें, नैसर्गिकता नहीं दिखती है, ऐसा लगता है बनावटीपन आ गया है। जैसे बिहारी अपनी नायिकाओं का वर्णन करते हैं तो हम देखते हैं कि बिहारी की नायिका विरह में इतनी दुबली पतली हो गई है कि उसे दूरबीन से ढूंढना पड़ता है, या वो इतनी विरह वियोग से तप्त हो गई है कि जिस मोहल्ले में वह रहती है उस मोहल्ले वासी अगर किसी रोटी को बेलकर चिमटे में पकड़कर खिड़की से बाहर कर दे तो रोटी सिक जाती है। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है बिहारी अन्य कवियों में। तो ऐसा अस्वाभाविकता, बनावटीपन गुप्त के काव्य में नहीं आया है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिकता अपनाई गई है, अस्वाभाविकता बिल्कुल नहीं है। ऋतु वर्णन में नायिका की परिवर्तित दिनचर्या का उल्लेख किया है कि विरहजन्य अवस्था का उल्लेख किन पंक्तियों में कवि ने किया? नीचे लिखा हुआ है कि मानस मंदिर यानी मन रूपी मंदिर में सती कौन है? उर्मिला। प्रिय की प्रतिमा यानी अपने प्रिय लक्ष्मण की उस मूर्ति, उस प्रतिमा को थाप यानी स्थापित करके
जलती सी उस विरह में यानी इस विरह रूपी अग्नि में खुद जलती हुई स्वयं आरती बन गई है, स्वयं आरती बन गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा, चित्रकूट में क्षणिक मिलन। यहाँ तक समझ में आया भी सबको? Yes, sir. आगे बात करते हैं चित्रकूट। देखो चित्रकूट में वापस लेने के लिए जाते हैं श्री राम को। अयोध्यावासी भरत जी जब आते हैं उनको पता चलते हैं, तो उर्मिला भी वहां जाती है। तो चित्रकूट में अयोध्या निवासियों के साथ उर्मिला भी आई है। सीता जी ने उर्मिला और लक्ष्मण का एक मिलन एक कुटिया में कराया, एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में इन दोनों का यहाँ पर मिलन कराया है। किसने कराया है? सीता मैया ने कराया है। किसने कराया है? सीता मैया ने कराया है। उर्मिला अत्यंत क्षीण काय हो गई, काय मतलब शरीर, काया से बहुत ही क्षीण हो गई, दुबली पतली हो गई है। लक्ष्मण क्षण भर तो उसे पहचान भी नहीं पाए कौन है भाई। तो फिर वो कहते हैं जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा तो दिख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। ऐसा लगा जैसे कोई कोण में कोई रेखा के समान दुबली पतली उर्मिला दिख रही हो, ऐसा उनको दिखाई दिया। लक्ष्मण की उस मनोदशा को देखकर उर्मिला ने जो कुछ कहा वह उसकी मानसिक स्थिति एवं पति के प्रति कर्तव्य भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। यानी वहां भी वो अपने पति को कहती है नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। वह कहती है कि मेरे उपवन के हरिण, किसे कहा है? लक्ष्मण जी को, कि आप मेरे उपवन के हरिण हो, लेकिन आज आप क्या बन गए हो? वनचारी हो गए, वन में विचरण कर रहे हो। मैं बांध न लूंगी तुम्हें, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं आई हूं। तजो भय भारी, तुम्हारा जो भय है भयंकर भारी भय, उसको तजो यानी त्याग दो। घिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में। सौमित्र माने लक्ष्मण, लक्ष्मण है अपनी प्रिया उर्मिला के पद तल यानी चरणों में घिर पड़े दौड़कर, और वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में, और वह भीग उठी प्रिय के चरणों धरे दृग जल में, दृग जल यानी आंसुओं से है, भीग उठी। तो कुल मिलाकर अपने कर्तव्य के लिए इतना गजब का प्रेरित करने वाली उर्मिला ऐसी मिसाल प्रस्तुत की कि लक्ष्मण भी अपने आंखों से आंसू बहाए बिना नहीं रह पाए। लेकिन यह मिलन उनका कैसा था? क्षणिक मिलन था, पुनः वियोग में परिवर्तित हो गया। और साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की वेदना अपने चरम शिखर पर है, बहुत ही ज्यादा व्यथित है विरह में। यहीं पर कवि ने निम्न गीत को समायोजित किया है, जिसमें अभाव को वेदना का पिता और अदृष्टि को उसकी माता बताया है। पढ़ चुके हैं आपके कोर्स में भी है कि वेदने तू भी भली बनी, यानी आज है वेदना तू मेरे लिए बहुत ही अच्छी बनी हुई, भली यानी अच्छी बनी हुई है। उस वेदना को क्या कहा है? आ अभाव की एक आत्मजे, यानी तुम अभाव की आत्मजा यानी पुत्री हो। कहते जब जीवन में किसी चीज का अभाव होता है तब हमारे अंदर वेदना दुख प्रकट होता है। और अदृष्ट जनी यानी तुम्हें जन्म देने वाले क्या है? अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार इस चौथे बिंदु में चित्रकूट में जो क्षणिक मिलन हुआ है उसके बारे में बताया है, किस तरह से वियोग में दुखी थी। तो आप चाहें तो तीनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आप तीनों न लिखें तो कम से कम बीच वाला लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। लास्ट वाला तो आपके खुद के कोर्स में है, लिख सकते बहुत ही अच्छा। या फिर आप सिर्फ पहला ही एग्जाम्पल लिख दे तो भी बहुत है, बाकी सब की केवल यहाँ पर पैरा पैरा लिख दें आप केवल। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर भाई? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं उर्मिला की वेदना का चित्रण। उर्मिला को विरह में एक आशा थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे प्रिय 14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद अवश्य वापस आएंगे। भावोत्तेजना यानी भावों की उत्तेजना के क्षणों में भी उसने राजमहल की मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। उसका विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक और कैसा है? संवेदनशील है। वो कहते हैं
कि भूल अवधि यानी समय को भूल कर सुधी प्रिय, सुधी यानी याद, प्रिय से कहती, जगती हुई कभी कहती है कि आओ, है कभी अपने प्रिय को जग कर कहती है हे प्रिय आ जाओ, किंतु कभी सोती तो उठती व चौंक कर और बोल कर कहती कि हे प्रिय जाओ तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। आपको पता है लक्ष्मण जी वनवास में जब तक रहे अपने भैया और भाभी का कितना ख्याल रखा कि रात भर नहीं सोते थे, तो इस तरह वो अपने कर्तव्य का पालन करते थे। उपयुक्त विवेचन निष्कर्ष आ गया अब कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन बड़े मनोयोग से किया है। राम कथा प्रसंग में यह एक मधुर प्रसंग है और गुप्त जी की कैसी है मौलिक उद्भावना, मतलब इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की है। तो ये हुआ उर्मिला का विरह वर्णन। कल हम एक नए सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया सबको यहाँ तो पूरा सवाल? हाँ सर आ गया। सर निष्कर्ष जिसमें नहीं होगा तो हमको खुद को बनाना पड़ेगा। हाँ बना देना, बनाना क्या ऊपर वाले का सार लिखना हाँ होता वो है सारी तो लिखना है, सबका थोड़ा थोड़ा। बस बस वही तो लिखना होता मैं है। ये पूछ रही थी सर कहना थोड़ा शेड्यूल बताओ ना तीनों सब्जेक्ट का किस टाइप से पढ़े हैं। शेड्यूल के बारे में आपको बताएंगे। अब सर शेड्यूल आज का मतलब मेरे हिसाब से आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के 6 पेपर होते हैं। पहले अब एक एक तो तैयार करे फर्स्ट वाला, हाँ, पहले तो वो बताओ। मेरे हिसाब से आपको तो ऐसा करना चाहिए थोड़ा कि जल्दी आपको उठ जाऊंगी, आप जल्दी कहीं बता सकते हो, मैं उठूंगी अब जल्दी पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से आपको रोजाना हर विषय पढ़ना चाहिए, हाँ वो भी क्योंकि तो कह रही हूँ, टाइम तो सेट नहीं हो रहा ना मेरा। एक विषय को पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे आप। अब सबसे कठिन विषय आपका इतिहास है, तो इतिहास या पॉलिटिकल है जो आपको पॉलिटिकल कठिन नहीं, मेरा लगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री कठिन है तो हिस्ट्री आप एक काम कीजिए, सुबह जल्दी उठ कर पढ़िए ताकि आपको इजीली आसानी से याद हो जाए। 4 या ठीक है, 5 बजे। आप 4 बजे बैठ जाइए, लगभग 4 से 6 बजे एक तक मिनट अच्छे है ना। से, है ना। तो एक विषय आप सुबह ले सकते हैं 1 घंटे, 1 घंटा फर्स्ट पेपर, 1 घंटा सेकंड पेपर। नहीं उसके पहले फर्स्ट बाद तैयार करूंगी, पहले पूरा फर्स्ट चलो कोई फिर बात सेकंड। नहीं, जैसा भी करो। अगर ठीक है, एक एक पेपर सबके तैयार हो जाएंगे थोड़ा यूँ संतुष्टि होगी, हाँ एक पेपर तो आराम तैयार से, है। लेकिन फिर स्पीड हिंदी रखो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, सर रखना ऐसे पड़ेगा अब तो स्पीड। हाँ ऐसे एक ही पेपर कर लो, तो 2 घंटे ऐसे कर लो, 2 घंटे दोपहर का टाइम निकाल दो, 2 घंटे रात का टाइम निकाल सबको दो, 2-2 घंटे, शाम का। क्यों हाँ, दो होम दो साइंस में घंटे तो मैं 1 घंटा भी दूंगी ना सर, तो अभी कम ही सही नहीं है। नहीं नहीं, देखो प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने आ जाते, 160 170 नंबर आ जाते हैं, तो इसके लिए उसको भी हमें उतना ही टाइम देना जितना अन्य विषयों को अच्छा टाइम देते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो उसको भी टाइम देना आपको। हम दो कई दो बार घंटे सबको। उसको भी टाइम देना है। ठीक है, ओके। ओके, कल मिलते हैं। दिव्या जी समझ में आ रहा है सारा? दिव्या दिव्या जी तो एक बोल बार रही भी नहीं बोली आज। है। दिव्या क्या वो बोल नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या कि माइक ऑन करना नहीं आता है? दिव्या को माइक ऑन करना नहीं आता, ये भी दिक्कत है। धीरे धीरे दिव्या सीखेंगे। ये भैया बैठे हैं ना पास में, वो नहीं करवा रहे क्या? अभी भैया नहीं होंगे शायद, तभी तो हाँ भैया पास इसको में नहीं बोलो होंगे। ये वाला है ना, ये वाला इस पे क्लिक करना। अब वो मैं है फोन लेकिन करके समझाऊंगी, नहीं मैं फोन आज करके समझाऊंगी। आज समझा देना उनको। ठीक है, ओके चलिए सर कल मिलते फिर, हैं। ओके कल मिलते हैं, धन्यवाद। आज क्या भेजोगे सर टॉपिक में? आज वो कल भेज दिया था, अब आज तो क्या भेजना, कल वाले वही हैं। कर लूं, हाँ वही कर हाँ लेते हाँ हैं। वही है, बस वही करना है, हाँ लाल पीला बस। किया और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके सर ओके। ओके, लाल से जवा दीजिए। ओके सर।